मेरे सामने सब कुछ हुआ है। मेरे सामने मेरे बेटे में गोली मारी थी। फेक एनकाउंटर्स, सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ योर लॉर्डशिप्स। मेरा नाम है अक्षता सोनी और आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव इशू है और इम्पोर्टेंट भी। फेक पुलिस एनकाउंटर्स। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी भी अक्यूज्ड को बिना ट्रायल के मार देना सही है, और क्या किसी भी पुलिस ऑफिसर को बिना अकाउंटेबिलिटी के माफ़ कर देना रूल ऑफ लॉ के खिलाफ नहीं है? तो आज के इस वीडियो में आप लोग यही समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है फेक एनकाउंटर्स के केस में। फेक एनकाउंटर का मतलब क्या है? क्या कोई लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे एक्ट्स में? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अभी रिसेंट आसाम एनकाउंटर्स केस में? तो आइए सबसे पहले फेक एनकाउंटर्स को सिंपल भाषा में समझते हैं। जब भी किसी अक्यूज्ड को बिना ट्रायल के, बिना कानूनी प्रोसेस के मार दिया जाता है, दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ एन अक्यूज्ड अंडर कस्टडी, इज नोन एज फेक एनकाउंटर। तो फेक एनकाउंटर के केस में सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच, दैट इज जस्टिस कांत एंड एन कोतीश्वर सिंह, ने आरिफ मोहम्मद यासीन ज्वादर वर्सेस द स्टेट ऑफ आसाम में फेक एनकाउंटर्स के रिलेटेड जजमेंट दिया है। तो समझते हैं हम सबसे पहले फेक एनकाउंटर्स क्या है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बाय लॉ एनफोर्समेंट। इससे क्या होता है? किसी भी पर्सन के फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैम्पर होते हैं। तो लॉ में क्या इसका कोई प्रोविजन है, कोई प्रोटेक्शन है? तो डायरेक्ट तो कोई प्रोविजंस नहीं है, लेकिन अंडर न्यू लॉज सेक्शन 34 टू सेक्शन 44 ऑफ BNSS में कुछ कंडीशंस दी गई है लॉफुल अरेस्ट की, जो कि पुलिस ऑफिसर को फॉलो करनी चाहिए। एज वेल एज सेक्शन 43 सब क्लॉज 3 के अंदर ये भी अलाउ किया गया है कि अगर कोई अक्यूज्ड बहुत डेंजरस है तो उसके खिलाफ फोर्स भी यूज़ किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। और आफ्स्पा, दैट इज आर्मी पर्सनल्स को भी फोर्स यूज करने की पावर दी गई है अंडर आफ्स्पा एक्ट। साथ ही साथ विक्टिम्स के लिए कुछ स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी एज वेल एज अदर एक्ट्स में। जैसे कि हम बात करें आर्टिकल 14 की, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 की, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 राइट्स ऑफ अक्यूज्ड, जहां पर अक्यूज्ड को राइट दिया गया है कि उसे लीगल एड मिलनी चाहिए और उस प्रॉपर प्रोसीजर के साथ में एक ट्रायल होना चाहिए। सेक्शन 100 में ऑफिशियल्स, दैट इज पब्लिक ऑफिसर की भी लायबिलिटी है अगर उन्होंने फेक एनकाउंटर्स किया तो। सेक्शन 100 ऑफ BNSS and victim compensation rights also given under section 396 of BNSS। तो ये कुछ लीगल प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि फेक एनकाउंटर का इशू इतना बड़ा क्यों है। सबसे पहला इशू आता है कि वहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट मीन्स एक ट्रायल होना चाहिए, कोर्ट के सामने एविडेंसेस होने चाहिए और उसके बाद में पता लगना चाहिए कि क्या ये अक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं है। इस प्रोसेस के पहले तक वो अक्यूज्ड इनोसेंट माना जाता है। सेकेंडली, इम्यूनिटी दी जाती है पुलिस ऑफिसर्स को
फेक एनकाउंटर्स के अगेंस्ट भी। तो इसी से उन्हें ऐसा लगता है कि रूल ऑफ लॉ के भी वो ऊपर है, और साथ ही साथ यहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट भी डैमेज हो जाता है। जब लोगों को ये लगता है कि बाईपास हो रहा है ये सिस्टम किसी तरीके से, तो लोगों का विश्वास भी डेमोक्रेसी के ऊपर से हटने लगता है। जब लोगों को लगता है कि लॉ ही सेव नहीं कर सकता, तो हम किस पर भरोसा करें। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में गाइडलाइंस दी। 16 गाइडलाइंस दी गई फेक एनकाउंटर्स के अगेंस्ट, जिनको इस वीडियो में मैंने 5 टोटल गाइडलाइंस में सम अप कर दिया है। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है। पहली गाइडलाइन, जिस भी पर्सन ने टिप ऑफ दी है एक फेक एनकाउंटर के केस में, उस पर्टिकुलर मैटर को लिखा जाए राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में। देन FIR मस्ट बी रजिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर द एनकाउंटर। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है CID या अदर पुलिस यूनिट्स के द्वारा। और साथ ही साथ NHRC, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी इन्फॉर्म किया जाए कि ऐसा फेक एनकाउंटर किया गया है, और यहाँ पर मेडिकल एड प्रोवाइड किया जाए, फॉरेंसिक टेस्ट है तो वो किया जाए, और अगर कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है तो उसको भी फॉलो किया जाए। इन गाइडलाइंस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या इंश्योर करवाने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहली चीज़, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सिस्टम में, पब्लिक का ट्रस्ट होना चाहिए सिस्टम के अंदर, और जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी पावर मिसयूज ना करे, अब्यूज ना करे। इसी सब को प्रिवेंट करने के लिए, इन्हीं सब को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस निकाली थी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? करंट सिनेरियो, फेक एनकाउंटर एलिगेशंस इन आसाम। 2021 के बाद से 80 से भी ज़्यादा फेक एनकाउंटर्स हुए हैं आसाम के अंदर। तो यहाँ पर पेटिशनर जो कि आरिफ मोहम्मद ज्वादर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक SLP फाइल की है इसके रिगार्डिंग, और ये पूछा गया है कि क्या फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं और क्या PUCL की गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही है। साथ ही साथ उन्हें ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रहा है। तो इस केस के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन दिया है कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए, किसी भी पर्सन की डिग्निटी को ध्यान रखते हुए मेंटेन किया जाए, और विक्टिम को भी लीगली प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि फेक इनकाउंटर्स जो है अपने आप में एक फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है। PUCL की गाइडलाइंस मैंडेटरी है फॉलो करने के लिए, और जुडिशरी का भी एक पाइवटल रोल है अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए और पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ विक्टिम्स को भी कंपनसेशन मिलना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए लीगल सिस्टम का। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया है। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। थैंक यू।